हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गुड एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट डे 1 वीडियो में ऑडिटिंग के देखा था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इंट्रोडक्शंस को, व्हाट इज ऑडिट, व्हेन इट कैन बी परफॉर्म, बाय whom इट कैन बी परफॉर्म। सो बेसिक सिमिलर क्वेश्चंस को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। On behalf that understanding, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट। जी हाँ, ऑडिट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं, एंड किस किस पर्पस के लिए किस किस टाइप के ऑडिट्स होते हैं, मैनेजमेंट के बिहाफ पे क्या होता है, लॉ रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे क्या होता है। सो वी विल डिस्कस दिस बेसिक्स टर्म्स in this video. Okay, so I assume that you have a intro level knowledge about auditing. So अगर नहीं है तो आप day 1 वीडियो मेरा जाके देखें पहले, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे डन करें and then move up to this video. Okay. सो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। बेसिकली टू बॉर्डर टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रियोरिटी। सर, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉल हो, मीडियम हो कि लार्ज हो, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टाइप्स फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो उन फॉर्म्स के बिहाफ पे, उन फॉर्म्स के बेसिस पे हम कैसे ऑडिट को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं। तो सर, ऑडिट इज नॉट लीगली कंपल्सरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। देयरफॉर ऑन दिस बेसिस ऑडिट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 2 heads. ऑडिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी नहीं होता हर बिजनेस और या इंस्टीट्यूशन के लिए, बट उसके भी 2 कैटेगरीज आपको गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट है ऑडिट्स रिक्वायर अंडर द लॉ, व्हेन द लॉ रिक्वायर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज, एंड द सेकंड वन इज वॉलंटरी ऑडिट्स। सो इन दोनों को कंपैरिजन में अब सिंपली समझो। सर, सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखनी है हमें, क्योंकि जितनी सिंपल हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छे से हमें बॉर्डर कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। सो प्लीज गाइस, ट्राई टू मेक योर सेंस वेरी सिंपल। ओके, सो ऑडिट रिक्वायर अंडर द लॉ, व्हेन द लॉ रिक्वायर ऑडिट, जब लॉ जो है, कोई पर्टिकुलर लॉ जो है वही कहती है कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सर, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओके, देन इन दिस केस, ये जो केस है, इस केस में शेयर होल्डर या जो भी ऑनर होगा बिजनेस का या एंटरप्राइज का, वो एक ऑडिटर अपॉइंट करेगा, and that auditor have the duty and responsibility to audit the financial statements of that business. Okay, and the second, voluntary audits. सर, voluntary audits क्या होती है? सर, voluntary audits होती हैं जो compulsory तो नहीं होती, लेकिन मैनेजमेंट अपनी accuracy, efficiency को देखने के लिए voluntary audits करवाती है, मैनेजमेंट करवाती है। सो मैनेजमेंट ही ऑडिटर अपॉइंट करेगी सर इस केस में। सो ये क्या हुआ, इसका रीज़न क्या है सर? क्योंकि आजकल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, वो बहुत ही वास्ट और डायनेमिक हो रहा है। सो कॉज ऑफ दिस, बिजनेसेस को अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन है अब शो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फाइनल ऑडिट पे ही वो डिपेंड रहेगी, जो 12 मंथ्स के पीरियड के एंड में होता है, एट द ईयर एंड होता है। नहीं सर, आजकल
हाफ ईयरली ही नहीं, क्वार्टरली ही नहीं, 15 डेज बेसिस भी, 15 डेज बेसिस पे भी अकाउंट्स को शो किया जाता है सर, बैलेंस शीट को ड्रॉ करके दिखाया जाता है एज ऑन। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? एज ऑन। तो पर्टिकुलर डेट जिस दिन भी बैलेंस शीट बनती है उस दिन एज ऑन दिस। ओके, सो द सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी के बिहाफ पे, बेसिस पे द ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड। इसके भी 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस ऑडिट, सेकंड फाइनल ऑडिट, एंड थर्ड वन इंटरिम ऑडिट। अभी इनको हम आगे पढ़ेंगे। बाकी सिंपली ये समझो कि सर पीरियोडिसिटी के बेसिस पे 3 कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइडेड हैं, हमारे सामने है। फर्स्ट है कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट से ही क्या समझ में आ रहा है सर? सिंपल मीनिंग कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट जो ऑडिट कंटिन्यूसली ही एक पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है सर वो। सेकंड फाइनल ऑडिट, सर फाइनल ऑडिट किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के एंड या फाइनल एंड में जो ऑडिट होती है सर वो फाइनल ऑडिट होगी। एंट्रिम ऑडिट क्या होती है सर? एंट्रिम क्या होती है? ईयर के कभी भी बीच में 2 ऑडिट्स के बीच में जो एक ऑडिट होता है सर, चेकिंग ऑडिट, ये एक चेकिंग के लिए ही होता है। सो 2 ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है सर वो हमारा एंट्रिम ऑडिट होता है। आगे हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो यहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट को पढ़ते हैं सर। अकॉर्डिंग टू से डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन स्पाइसर एंड पैगलर के डिफाइन की गई डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको पढ़ के सिंपली समझना, अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा आपके लिए भी, और जो एग्जामिनर है वो भी जो देखेगा कि बच्चे को जो समझ में आया है उसने वो लिखा है, रट के सिर्फ नहीं लिखा। सर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो आपके पास खुद ही टेक्निकल वर्ड्स भी आ जाएंगे, बंडल्स ऑफ वर्ड्स। एक्सप्रेस आपको वही चीज़ करनी है जो आपने समझी है, तो जितना सिंपल आप समझोगे उतना ही सिंपली आप कोई भी चीज़ राइट और अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो a continuous audit is one where the auditor's staff is occupied continuously on the account the whole year round, or where the auditors attend at interval fixed or otherwise during the financial year. यही बात बताई मैंने आपको अभी पहले। कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब ही सर सिंपल क्या समझ में आ रहा है? कंटिन्यूसली जो ऑडिट हो रही है। सो यहाँ पे यही चीज बताई है, जब ऑडिटर और ऑडिटर के स्टाफ को कंटिन्यूसली ही ऑक्यूपाइड, हायर किया गया हो पूरे साल भर। सो ऐसे ऑडिट्स जो इंटरवल में डिसाइडेड ऑडिट्स होते हैं, जो ऑडिटर होगा वो किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में पीरियोडिकली आएगा, क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके जाएगा। So this kind of audit is known as continuous audit, when the audit is done continuously in a period. Okay? Thus continuous audit implies that there is a continuous visit. Continuous visit होता है auditor का, क्योंकि continuous audit हो रही है। The auditor examines the books of account regularly. Books of accounts को regularly examine किया जाएगा. The accounts are sequenced as when these are prepared. Accounts के बनने के बाद एनालाइजेशन होगा, समराइजेशन होगा, चेकिंग होगी। The verification of asset and liabilities is though done at the end of liabilities. वेरिफिकेशन हम एसेट और लाइबिलिटीज का सर ईयर एंड में ही कर सकते हैं। कंटिन्यूस ऑडिट में भी ईयर एंड में ही एसेट और लाइबिलिटी को हम वेरीफाई करेंगे। बट सर कैश बैलेंसेस और इन्वेंट्री की जो बैलेंसेस होती है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कभी भी बीच में, किसी भी पीरियड में। ओके, द फाइनल अकाउंट नेमली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि स्टेटमेंट होती है हमारी पीएनएल स्टेटमेंट, एंड बैलेंस शीट आर ऑडिटेड एट द ईयर एंड। जो फाइनल अकाउंट है हमारा, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है हमारी, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और बैलेंस शीट जो हमारे बैलेंसेस बताती है एसेट एंड लायबिलिटीज की, वो प्रिपेयर्ड
ईयर एंड में होगी और सर ईयर एंड में ही हम उसको एग्जामाइन करेंगे. ओके. Although the audit is conducted continuously throughout the year, but it not an interim audit. इसके बावजूद कि ऑडिट साल भर जो ईयर एंड होने तक कंटिन्यूसली हुआ है, बट बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी स्टेट इट एज अ इंटरिम ऑडिट. क्योंकि सर इंटरिम ऑडिट का ये काम ही नहीं है. इंटरिम ऑडिट का काम है किसी भी पर्टिकुलर दो ऑडिट्स के बीच में ऑडिट करना. एक ऑडिट आपका हुआ है मई में, एक ऑडिट आपका हुआ है जैन में. सो आपका भी बीच में आपको ऑडिट करना है, आप देखना चाहते हो, तो आपने एक ईयर एंड में जो होना है वो मार्च में, और पहले से ही एक जैन में हुआ है और एक उससे पहले हुआ था मई में. सो जैन और मार्च का जो गैप है उसके बीच में ही आप कहो कि नहीं भाई मैं एक फरवरी में भी एक ऑडिट करके देखूंगा कि मेरी मैनेजमेंट सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एफिशिएंसी है कि नहीं है बिजनेस में. सो जो वो फरवरी में हो रहा है ना सर, वही इंटरिम ऑडिट होता है. व्हेन द ऑडिट इज डन बिटवीन द टू ऑडिट्स, किसी भी दो ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है सर, उसी को इंटरिम ऑडिट कहते हैं. सो इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम कंटिन्यूस ऑडिट. ओके. एप्लीकेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी क्या होती है कंटिन्यूस ऑडिट की, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस के लिए सुटेबल है, ये चीज़. सो स्कोप एंड नेचर ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट सो वास्ट that it may be suitable for only those types of organization. स्कोप और नेचर कंटिन्यूस ऑडिट का बहुत वास्ट है, क्योंकि सर ये कोई पर्टिकुलर पीरियड में नहीं होने वाला ऑडिट नहीं है, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर हो रहा है सर. तो इसीलिए इसका जो स्कोप और नेचर है वो बहुत वास्ट है, और वो हर किसी बिजनेस पे या ऑर्गेनाइजेशन पे सुटेबल नहीं होती, अफोर्ड नहीं कर पाएगी. उसके रीजंस भी देखेंगे अभी आगे, क्यों नहीं कर पाएगी, कैसे नहीं कर पाएगी. सो किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल और सुटेबल है, वेयर इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक. जिस बिजनेसेस में इंटरनल कंट्रोल जो उनके बिजनेस मैनेजमेंट में है वो वीक हो, उसको चेकआउट करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए जो कंटिन्यूस ऑडिट है सर वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है. क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक होने का मतलब है एरर्स एंड फ्रॉड्स, काफ़ी वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका जो कंट्रोल है वो बिजनेस में वीक है, इंटरनली वीक है. सो उसको आप तभी ओवरव्यू और इम्प्रूव कर सकते हो जब आप एक कंटिन्यूस ऑडिट कंडक्ट करके अपने स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पोजीशंस को एक डेफिनेट पीरियड में ओवरव्यू करें, देखें कंटिन्यूसली. Second, where final accounts are to be submitted, presented immediately after the close of year. जहाँ पे सर आपके फाइनेंशियल ईयर के बाद जो क्लोज ऑफ ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज है उसके बाद ज़्यादा टाइम आपके पास ना हो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए. बहुत ही कम टाइम होता है, वेरी लेस. That is the time gap between the close of the year and the presentation of account is very less. Okay. Third, where volume of transaction numbers is very high. Generally, in the case of big organizations where transactions and numbers are so large or so large in volume, so हम एक पर्टिकुलर ही डिटेल नहीं देख सकते सर. तो वहाँ पे हमको कंटिन्यूस ऑडिट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सर फाइनल ऑडिट के टाइम बहुत परेशानी होगी. फिर बहुत सारे जो एरर्स हैं या बहुत सारे जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो निकल के आएंगे, क्योंकि आपका पूरे ईयर में कोई थ्रू आउट एक थ्रोली जजमेंट या एक थ्रोली एग्जामिनेशन ही नहीं रहा है. आप अब फाइनल अकाउंट्स जब प्रिपेयर कर रहे हो तब आप उसके बाद सडनली अब आपको अकाउंट शो करना है सर. अब बिग ऑर्गेनाइजेशन है, अब इतने सारे उसके ट्रांजेक्शन्स हैं, आप कैसे एक स्मॉल पीरियड में एक फाइनल अकाउंट जो ईयर एंड में होता है एक स्मॉल पीरियड में आप कर पाओगे. इसीलिए
प्रेफरेबल होता है, एडवाइजेबल होता है कि सर आप कंटिन्यूस ऑडिट थ्रू आउट द ईयर रखें। इससे फाइनल ऑडिट भी स्टेबल रहेगा और आपके मैनेजमेंट के भी एफिशिएंट और इफेक्टिबिलिटी का पता चलता रहेगा। ओके, द फोर्थ वन, वेयर मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू नो द पीरियोडिक ऑडिटेड स्टेटमेंट्स। कभी कभी होता है वेरियस मैनेजमेंट जो होती है बिजनेस की, वो इंटरेस्टेड होती हैं सर कि पीरियोडिकली ऑडिटेड स्टेटमेंट्स क्या हैं। पीरियोडिक ऑडिटेड स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे और उसके बेसिस पे ही वो अपने डिसीजंस लेती है सर। तो उस केस में आपका कंटिन्यूस ऑडिट होना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। सो कंटिन्यूस ऑडिट के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी वजह से इसे डबल एज वेपन भी बोला जाता है। जी हाँ सर। सो कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट, फाइनल ऑडिट एट द ईयर एंड ऑफ द। सबसे पहला एडवांटेज मैंने आपको अभी बताया। कंटिन्यूस ऑडिट से क्या होता है सर, रेगुलरली जो है ऑडिटर विजिट कर रहा है और वो थ्रू आउट द ईयर विजिट कर रहा है सर। तो वो एग्जामाइन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लाइंट के पूरे थ्रू आउट द ईयर। सो जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा वो विद इन टाइम प्रिपेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पहले से ही बैलेंसेस, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स होती हैं ऑडिटर के पास। सो उसको ओवरड्रॉ करके वो अपने जो रिपोर्ट्स हैं या जो भी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस है, वो जल्दी विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा सर। सेकंड, एरर्स आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड इन ड्यू कोर्स। एक रेगुलर इंटरवल में ऑडिट होने से आपका ये बेनिफिट मिलेगा मैनेजमेंट को, बिजनेस को, कि आपके एरर्स या ह्यूमन एरर्स में भी और वेरियस टाइप कंपनसेटिंग एरर्स हो गए, जो एरर्स हैं हमारे, हमने पढ़ा था डे 1 में। सो दीज एरर्स कैन बी डिटेक्ट एंड रेक्टिफाइड इन ड्यू कोर्स। हाथों हाथ, ड्यू कोर्स मतलब हाथों हाथ ही इन्हें रेक्टिफाई कर दिया जाएगा डिटेक्शन के बाद। ओके, फ्रॉड्स आर रिड्यूस ड्यू टू रेगुलर सुपरविजन। ऑडिटर का एक रेगुलर सुपरविजन है सर कंटिन्यूस ऑडिट की वजह से। सो इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ फ्रॉड कम हो जाएंगे, फ्रॉड नहीं होएगा ज़्यादा, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है। तो कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट या फॉल्ट मैनेजमेंट करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ फॉल्ट या फ्रॉड हो रहा है। सिंस द ऑडिटर इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, द फुल्ली अवेयर अबाउट द बिजनेस। पूरे साल ऑडिटर का प्रेजेंट होना क्लाइंट के बिजनेस मैनेजमेंट में या बिजनेस में क्या बताता है सर, उसको उसकी फुल्ली अवेयर बताता है, उसके बिजनेस का फुल्ली अवेयर करता है, बिजनेस के बारे में फुल्ली अवेयर करता है। और फाइनल ऑडिटर्स जो होते हैं, जो फाइनल ऑडिट करते हैं, उन्हें ज़्यादा बिजनेस के बारे में पता नहीं होता है, जस्ट एक ओवरव्यू वो स्टेटमेंट से निकाल के देखते हैं और अपना रिपोर्ट्स देते हैं। बट एक कंटिन्यूस ऑडिटर जो होता है सर, वो थ्रू आउट द ईयर एग्जामिन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो वो बेटर आपको आपके फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंचाएगा, बेटरली आपको बताएगा, आपके बिजनेस को वो अच्छे से जानता है, तो आपको अच्छी अच्छी सजेशंस देगा जो काफ़ी बेनिफिशियल आपके शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म्स होगी। ओके, फिफ्थ, क्लाइंट्स कैन ऑल्सो गेट ऑडिटर इन्फॉर्मेशंस। कंटिन्यूस ऑडिट से क्या होगा, अगर क्लाइंट को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी वेरियस डिपार्टमेंट्स के या गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो ऑडिटर के पास जाएगा एंड जस्ट से दैट आई नीड दैट डॉक्यूमेंट्स एंड द ऑडिटर विल थ्रू आउट देम दे देगा और नेसेसरी होने पे। सिक्स्थ वन, कंटिन्यूस ऑडिट हैव द इंटरिम ऑडिट ऑल्सो। इंटरिम फिगर्स कैन बी पब्लिश इन टाइम। इंटरिम फिगर्स पब्लिश की जाती है सर, मैंने आपको बताया था इतना डायनेमिक हो गया है अब बिजनेस एनवायरनमेंट कि 15 डेज बेसिस भी, क्वार्टरली भी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है जो विद इन द ईयर हो रही है सर,
कंप्लीशन से पहले, फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीशन से पहले जो हो रही है सर, वही इंटरिम ऑडिट से निकल के आती है। तो इंटरिम ऑडिट के लिए सर इंटरिम फिगर्स चाहिए। अगर कंटिन्यूस ऑडिट बिजनेस से कंडक्टेड कर रखा है तो उससे कंटिन्यूस ऑडिट से उसके पास सर एक कंटिन्यूस एग्जामिनेशन का रिपोर्ट्स होगा। उस रिपोर्ट को ओवरव्यू करके वो इंटरिम फिगर्स को इजीली कैलकुलेट करके कंप्यूट करके प्रेजेंट कर सकता है विद इन टाइम सर। ओके, 6th वन, फिगर कैन पब्लिश इन टाइम, अभी हमने पढ़ा। 7th, continuous audit act as moral check on the employees of the client as the auditor is visiting regularly। एक मोरल चेक एम्प्लॉयज का देखा जाता है क्योंकि ऑडिटर यहाँ पे रेगुलरली विजिट कर रहा है। सो वो ये दिखेगा कौन ज़्यादा मोटिवेटेड है, कौन डीमोटिवेटेड है, कौन ऑनेस्टली काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, फ्रॉड एरर्स कहाँ कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। सो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सर, जैसा मैंने बताया था। एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या हैं? फर्स्ट, अल्टर द फिगर्स। में भी हो सकता है कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर आया, ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया, फिगर्स नोट किए, उसको लिखे, उसके बाद ऑडिटर के जाने के बाद कोई भी जो स्टाफ है वो स्टाफ उस फिगर्स को अल्टर कर दे। it might possible। The second one, interrupted due to regular presence of audit staff। Due to regular visit of auditor or their staffs, मैनेजमेंट के काम में भी, जो मैनेजमेंट के डेली रूटीन के जो काम होते हैं, एक ऑडिट ही तो नहीं है सर, बाकी भी काफ़ी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं जो रेगुलर होते हैं। उन ऑपरेशंस में थोड़ा नहीं काफ़ी आ जाता है, क्योंकि जो ऑडिटर आया है वो अब बार बार आने से क्या होता है, इंटरप्ट कर रहा है मैनेजमेंट को। जो भी काम हो रहा है या जो भी मैनेजर है अब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑडिटर को जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस की। तो बार बार इस चीज़ का जो है ना, रिपीट करने से बार बार उसका टाइम जो है मैनेजमेंट का वो भी काफ़ी वेस्ट होता है। ओके, थर्ड वन, लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। कंटिन्यूस ऑडिट बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और टाइम कंज्यूम करता है सर। ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको एप्लीकेबल किन किन के लिए है, एप्लीकेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी बताया था। सो यहाँ पे साइज एंड नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। ओके, फोर्थ वन, चांसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट ड्यू टू सर ऑडिट स्टाफ जो है रेगुलरली कंपनी स्टाफ के टच में है, तो मे भी हो सकता है एक सोशल रिलेशन बन जाए, जिसकी वजह से फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से मोरल चेक जो है वो रिड्यूस हो सकता है सर। अब कुछ मेजर्स हैं जिनसे डिसएडवांटेजेस जो है कंटिन्यूस ऑडिट की वो ओवरकम की जा सकती है। फर्स्ट वन, स्पेशल टिक एंड डिफरेंट कलर्स। इसमें क्या है सर? सर इसमें है जो भी ऑडिटर अपने रिपोर्ट्स या जो भी फिगर्स राइट डाउन करेगा वो एक स्पेशल कलर्ड पेन से या कुछ ऐसे डिनोट करे कि वो बिल्कुल ही अलग दिखे। एंड कंप्यूटराइज केस में एक ऐसी सिक्योरिटी हो जो सिर्फ फिगर्स को राइट डाउन करने के लिए अलाउेबल हो, बट फिगर्स को अल्टर करने के लिए अलाउेबल नहीं हो, और इफ अलाउेबल होती भी है तो वो ऑडिटर के परमिशन से ही होगी। सो ऐसा करने से जो है फिगर की जो अल्ट्रेशन वाली जो हमने फर्स्ट देखी थी, मे अल्टर चांसेस ऑफ मे अल्टर फिगर्स, वो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस सर ओवरकम हो सकती है इस मेजर से। ओके, द सेकंड, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम सर आगे हम पढ़ेंगे, वो डे 4 में हम देखेंगे ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। ऑडिटर का एक प्लान होता है, ऑडिट प्लान होता है, जो ऑडिट प्रोग्राम में पूरा प्रोसीजर राइट डाउन करके
लिखा जाता है. सो क्या है? डिजाइन इन सच अ वे दैट इट टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सर, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है. सो आपको एक ऐसा ऑडिट प्रोग्राम बनाना है जो उस ऑर्गेनाइजेशंस के सारे एस्पेक्ट को कवर कर ले. ओके, carefully drafted and should be regular checked and updated as to keep track of external changes. थर्ड पॉइंट, ऑडिट स्टाफ शुड बी रोटेटेड रेगुलरली. जो ऑडिट स्टाफ है वो रोटेटेड. इससे क्या होगा सर? हमारा जो डिसएडवांटेजेस था यहाँ पे, चांसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट वाला जो डिसएडवांटेजेस था सर, ये यहाँ पे ओवरकम हो जाएगा. आप ऑडिट जो है, ऑडिट स्टाफ को एक कंपनी के ब्रांच से फर्दर दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हो सर. इससे जो है एक कंटिन्यूस रिलेशन या कंटिन्यूस स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन होगी, एक कंटिन्यूस टच नहीं मेंटेन होगा मैनेजमेंट स्टाफ से, जिससे क्या होगा? मोरल चेक जो है वो स्टेबल रहेगा, अफेक्ट नहीं होगा. The fourth one, the visit of auditor should be in consultance with the client, but it should be supplemented by surprise visits. Auditors को कुछ बीच में continuous audit जो होती है, जो डिफाइंड पीरियड है जब उसको विजिट करनी है, वो उसके अलावा भी वो तो करनी है, वो तो पता है मैनेजमेंट को, लेकिन कुछ ऐसे भी डेट्स या कुछ ऐसे भी पीरियड्स में विजिट करना है जो मैनेजमेंट को नहीं पता. आप सरप्राइज विजिट्स करोगे सर. इससे आपको एफिशिएंसी और ऑनेस्टी का पता चलेगा सर कि बिजनेस में हो क्या रहा है जब आप वहां पे अवेलेबल नहीं हो. उसके बाद सर बात आती है हमारा जो सेकंड था, फाइनल ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट. सर, फाइनल ऑडिट इज अ कंप्लीट ऑडिट व्हिच डज नॉट बिगिन अंटिल द बुक्स हैव बीन क्लोज्ड at the end of the accounting period and final account have been prepared. It is thereafter carried on continuously until completed. In case of final audit, all transactions are checked completely, but in large concerns, it will be difficult to take detailed and or complete audit of all transactions. In case of such large concerns, the auditor may employ sample checking. Sir, final auditing. फाइनल ऑडिटिंग का मतलब हुआ सर जो ऑडिट अनटिल बुक्स की क्लोजर से पहले नहीं हो सकती. जो फाइनेंशियल ऑडिट ईयर एंड में होता है सर, आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड में होगा, जब आपकी सारी बुक्स प्रिपेयर्ड हो गई होंगी, क्लोज हो गई होंगी, देन फाइनल ऑडिट टेक प्लेस एंड कंडक्टेड बाय एन ऑडिटर. सो इस केस में जब बात आती है लार्ज कंसर्न्स की, तो सर लार्ज कंसर्न्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे ट्रांजैक्शंस को डिटेल चेक किया जाए, डिटेल में चेक किया जाए. सो डिटेल चेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बिग कंसर्न्स. So in this case the auditor may employ sample checking, selected checking sir. Selected transactions, selected aspects को लेके चेकिंग की जाती है सर. ओके, नाउ द एडवांटेजेस ऑफ फाइनल ऑडिट. नो चांसेस फॉर अल्टरेशन. सर अल्टरेशन का चांसेस नहीं आता. बुक्स क्लोज हुई, ऑडिट हो गया, स्टेटमेंट प्रेजेंट हो गई सर, ऑडिटर के आने जाने की बात रही ही नहीं सर. तो ऑल्टर कैसे कर सकता है फिगर? पॉसिबिलिटी ही नहीं है सर. सेकंड, easier division of work. Division of work is easier in final audit as the audit is to be completed in a single go. Division of work जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि सिंगल गो में ही ऑडिट कंप्लीट हो जाए सर. फाइनल. थर्ड, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. फाइनल ऑडिट इज कंप्लीटेड इन सिंगल सीजन, so there is no loss of link and thus chances of duplication of work are minimized. सर ईयर एंड में हो रहा है फाइनल ऑडिट, तो सर यहाँ पे डुप्लीकेशन का चांस ही नहीं है. एक ही बार अकाउंट क्लोज हुआ है और एक ही बार ऑडिट उस अकाउंट की हुई है, तो वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस टाइम एंड देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ओके. फोर्थ वन, इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव. फाइनल ऑडिट सर बहुत ही इकोनॉमिकल है, सिर्फ एक
वन टाइम एक्सपेंस है ये बिजनेस के लिए। जो फाइनल ऑडिट होगा वो ईयर एंड में होगा, तो सर इससे जो है कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। जो बिजनेसेस या जो ऑर्गेनाइजेशन सर कंटिन्यूस ऑडिट या इंटरिम ऑडिट अफोर्ड नहीं करती है, वो फाइनल ऑडिट ही चूज करती हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है और बेनिफिशियल भी है। ओके, फिफ्थ वन, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रिड्यूस द टाइम ऑफ चेकिंग। सर मैंने आपको बताया अभी सैंपल चेकिंग। सैंपल चेकिंग का मतलब होता है सिलेक्टेड चेकिंग, सिलेक्टेड एक्सपेक्ट्स को उठा के ऑडिट करना। उससे टाइम भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है सर? फर्स्ट, डिले इन रिपोर्टिंग में भी कभी कभी होगा कि रिपोर्टिंग डिले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग में डिले हो जाए, अकाउंट्स जो है चेकिंग में डिले हो जाए। होता है सर, क्योंकि फाइनल ऑडिट है, ईयर एंड है सर, बुक्स क्लोज हो गई हैं, अब जो है ऑडिटर पे है, डिपेंड कर रहा है। तो मे भी हो सकता है किसी भी रीज़न से, मैनेजमेंट के रीज़न से या ह्यूमन रीज़न से डिले हो जाए सर। सेकंड, लिमिटेड चेकिंग होती है सर। सबसे बड़ा कांस्टेंट टाइम है सर। आपके पास यहाँ पे टाइम ही नहीं है ज़्यादा डिटेल में चेक करने का, क्योंकि फाइनल ऑडिट सर आपको प्रेजेंट करना है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। आप डिटेल चेकिंग करने जाओगे तो आप टाइम पे क्या जल्दी, मतलब बहुत टाइम कंज्यूम होगा और एरर्स, फ्रॉड्स आएंगी, आप डिटेक्ट, प्रिवेंशन बहुत टाइम लेगा, आप नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए फाइनल ऑडिट में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है सर ये कि क्या कॉस्ट बढ़ा देता है कभी कभी सर, डिले भी हो जाता है सर, डिले होने से ही कॉस्ट बढ़ जाती है सर। चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, सारे एक्सपेक्ट को चेक नहीं किया गया सर, तो मे भी हो सकता है जो कुछ एक्सपेक्ट से कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो लेजर या जनरल में ही डिफॉल्ट हो, फॉल्टेड हो, रॉन्गली पोस्टेड हो। उस लेजर्स या उस जनरल को तो अभी फाइनल ऑडिट में ऑडिटर चेक कर नहीं रहा है, वो तो सैंपल चेकिंग कर रहा है सर। सो मे भी हो सकता है इस केस में एरर्स या फ्रॉड्स आए। इंटरिम ऑडिट सर, audit conducted between two audits is called interim audit. It is carried for interim purposes, declaration of dividend. It is carried out by professional qualified auditor, though it does not enjoy statutory status. सर इंटरिम ऑडिट मैंने आपको बताया था टू ऑडिट, दो ऑडिट के बीच में होता है सर। और ये किस लिए होता है? डिक्लेरेशन और डिविडेंड्स को डिक्लेयर करने के लिए, और जो मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन अ ईयर। इन केसेस में इंटरिम ऑडिट कंडक्ट किया जाता है सर। ओके, ये क्वालिफाइड ऑडिटर के बिहाफ पे किया जाता है, क्वालिफाइड ऑडिटर ही प्रेजेंट करता है सर। स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं होता सर, क्योंकि अभी ईयर एंड नहीं हुआ है। स्टैट्यूटरी स्टेटस होता है कंप्लीट ऑडिट सर, ये कंप्लीट ऑडिट नहीं है सर। ये तो हम जस्ट अ पर्टिकुलर पर्पस वी आर ऑडिटिंग द स्टेटमेंट्स which are not completed yet. Advantages of interim audit: quick detection of errors, fraud। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो जो भी उस पीरियड या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक की जो भी एरर एंड फ्रॉड्स है सर, वो डिटेक्ट की जा सकती हैं। मोरल चेक ऑन क्लाइंट स्टाफ, रेगुलर चेकिंग है एक ये भी, क्योंकि दो ऑडिट्स के बीच में हो रहा है, तो सर ईयर के बीच में हो रहा है, ज़्यादा गैप नहीं होता दो ऑडिट के गैप में होना। तो मोरल चेक होगा क्लाइंट का, इससे देखा जाएगा। थर्ड है टाइमली कंप्लीशन, इससे भी सर फाइनल ऑडिट कंप्लीट जल्दी हो सकता है, विद इन टाइम हो सकता है, क्योंकि इंटरिम ऑडिट दो ऑडिट्स के बीच में हो रहा है। तो सर हमारे पास यहाँ पे डाटा होगा, पब्लिश फिगर्स होंगी, जिन फिगर्स के बिहाफ पे, बेसिस पे हम फाइनल ऑडिट विद इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है सर? अल्टरेशन ऑफ डाटा, अगेन अल्टरेशन ऑफ डाटा सर, क्लाइंट जो है वो मे भी अल्टर कर सकता है आपके ऑडिटेड फिगर्स को, ओके, मैनिपुलेट कर सकता है एंट्रीज को। अनइकोनॉमिक है सर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टाइम और एफर्ट बहुत चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता कभी कभी। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सुटेबल नहीं है।
थर्ड, इनकन्वीनियंस टू स्टाफ, रेगुलर विजिट की वजह से इनकन्वीनियंस होगी रेगुलर रूटीन वर्क में मैनेजमेंट की। ओके सर, वर्क लुक बढ़ जाता है सर। स्टैचुरी ऑडिट, नाउ दिस ऑडिट विल बी योर कंप्लीट ऑडिट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट ऑडिट होता है। स्टैचुरी ऑडिट जो लॉ कहती है, जो स्टैचुरी होती है वो कहती है आपको आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करना होगा। An audit which is mandatory under any law is called statutory audit. The statute defines the scope of work, right and duties, powers and responsibility, etc. Examples are these. In this case, in the case of statutory audits, when the law make it mandatory for all organizations or businesses which is applicable or lied under this category, lied under this act, उस केसेस में स्टैचुटरी ऑडिट जो है उन्हें कराना होगा। स्टैचू पावर, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करती है सर। एडवांटेजेस क्या क्या है सर? टू द ऑनर, सबसे पहला डिसीजन मेकिंग सर। डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? वेरियस डिसीजंस लेने होते हैं, प्राइसिंग के, प्रोडक्ट मिक्स के, वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के, उसमें डिसीजन लेने में बहुत ही बेनिफिशियल होगा सर, क्योंकि यहाँ पे स्टैचुटरी ऑडिट हो रहा है जो कि एक ऑडिटेड स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आ रही है। तो सर उस स्टेटमेंट को देख के हम अच्छी से अच्छा डिसीजन जो है, एक्यूरेसी होगी हमारी डिसीजन अंडरटेकिंग में सर। ओके, फेयर वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फेयर वैल्यूएशन होगा क्योंकि ऑडिटेड स्टेटमेंट्स है हमारे पास, तो हमारे पास बिजनेस का जो करेक्ट फिगर है मार्केट में वो अवेलेबल है सर। थर्ड है क्रेडिट नेगोशिएशन विद बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जो क्रेडिट नेगोशिएशंस प्रोवाइड करती हैं बिजनेसेस को, वो फाइनेंशियल ऑडिटेड रिपोर्ट्स को देख के, अपना क्रेडिट वर्दनेस देख के ही आपको क्रेडिट प्रोवाइड करती है सर। स्टैचुटरी कंप्लायंसेस, लॉ के साथ कंप्लाइड के लिए स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट, स्टैचुटरी रेगुलेशंस को कंप्लाइड करने के लिए स्टैचुटरी ऑडिट्स बनाई जाती है सर। फिफ्थ, प्रोस्पेक्टिव ऑनर सर। प्रोस्पेक्टिव ऑनर सर कौन होते हैं? जो ऑनर आपके, सिर्फ एडवांटेज उनके लिए नहीं है सर जो आपके करंटली ऑनर हैं सर, उनके लिए भी ये एक एडवांटेज है जो ऑनर होने वाले हैं या आने वाले हैं इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, मे बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। इन दिस एस्पेक्ट्स ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को देख के वो अच्छा से अच्छा डिसीजन बिजनेस में आना है, रिटायर होना है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड, इस इन एस्पेक्ट से रिलेटेड डिसीजंस अच्छे से अच्छे ले सकते हैं प्रोस्पेक्टिव ऑनर्स। टू गवर्नमेंट के लिए कैसे एडवांटेज है सर? पहला, टैक्सेशन पॉलिसीज होती है सर, टैक्स लीव करती है गवर्नमेंट। इन केसेस में वेरियस टैक्सेस होते हैं सर, इनकम, वेल्थ, सेल्स, सर्विस टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन केसेस में सर जो टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं सर, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है सर, वो ऑडिटेड स्टेटमेंट को देखती है, मैंडेटरी होता है सर, तो उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके फर्दर एक्शन लेना। ओके, एनी डिस्प्यूट वगैरह जो भी है। सेकंड, एश्योरेंस ऑफ लाइसेंस एड ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट लाइसेंस एड ग्रांट्स करती है वो उन्हें भी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स का एडवांटेज मिलता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स वेरी हेल्पफुल होती है सर। आपका कोई भी सेटलमेंट है, डिस्प्यूट है कोर्ट में, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करो, आपके पास एक एविडेंस है सर, एक एविडेंस है आपके पास। अदर्स के लिए सर, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय भी अपना इंटरेस्टेड होती है बोनस के लिए, बिजनेस की क्या पोजीशन है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ सर, क्या स्टेबिलिटी है सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन प्रोवाइड करती है सर, वो भी डिसीजंस लेती है आपके ऑडिटेड बुक्स को देख के सर। इन्वेस्टर्स हैं सर, सप्लायर्स हैं सर, जो पैसा अभी लगाएंगे आपके बिजनेस में, वो भी आपके ऑडिटेड बुक्स को देखना चाहेंगे। रिसर्च एजेंसीज जो होती हैं सर, वो भी डाटा कलेक्ट करके डायरेक्टली आपके ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगी सर। शेयर होल्डर्स जो होते हैं सर, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस में, बट अफेयर्स ऑफ बिजनेस जो होता है वो
फाइनेंशियली इंटरेस्टेड होते हैं उससे। लिमिटेशंस क्या होती है सर? टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट होता है सर, कंप्लीट ऑडिट नहीं होता सर। ये पर्टिकुलरली हम सैंपल चेकिंग से या डिटेल चेकिंग नहीं कर सकते, तो सेलेक्टेड चेकिंग से ही हम यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स हैं, वो ओवरड्रॉन कर रहे हैं सर। तो एरर्स कभी कभी नहीं दिखती है सर। लाइंग ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर, सर हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता हर फील्ड में। सो ऑडिटर भी जो है, ऑडिटर के पास भी प्रोफेशनल नॉलेज होता है सर, बट टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है उस पर्पस के लिए भी जिस पर्पस के लिए मैनेजमेंट या शेयर होल्डर ने उसे अपॉइंट किया है ऑडिट के लिए। थर्ड, पर्सनल जजमेंट, सर काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर या एक्सपेक्ट्स हैं जहाँ पे पर्सनल जजमेंट एक ऑडिटर को लेनी होती है। वाउचिंग के टाइम, सैम्पलिंग के टाइम, कौन सा सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं। डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट फुली डिपेंड करता है आपके इंटरनल कंट्रोल पे सर। आगे पढ़ेंगे हम डे 3 में इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में। फिफ्थ वन सर, टेक्निकल नॉलेज। ऑडिटर के पास सर मैंने अगेन आपको बताया कि प्रोफेशनल नॉलेज होती है, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है उस पर्पस के लिए भी जिस पर्पस के लिए उसे हायर किया गया है। अगेन सर डिफरेंस देखिए सर, नीड क्या है स्टैच्यूटरी ऑडिट और इंटरिम ऑडिट की। सर स्टैच्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है, इंटरिम ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। गवर्निंग लॉ गवर्न करती है स्टैच्यूटरी ऑडिट को, बट इंटरिम ऑडिट को मैनेजमेंट गवर्न करती है। स्टैच्यूटरी ऑडिट का जो स्कोप है सर, वो मैनेजमेंट के डिक्रीजन से ख़त्म नहीं हो जाता सर। और इंटरिम ऑडिट का स्कोप सर मैनेजमेंट डिफाइन करती है, डिसाइड करती है, बताती है। अपॉइंटमेंट राइट ड्यूटीज जो है वो स्टैच्यू बताती है स्टैच्यूटरी ऑडिट के केस में, एंड इंटरिम ऑडिट के केस में मैनेजमेंट बताती है सर। कवरेज 1 अकाउंटिंग पीरियड को कवर करता है सर स्टैच्यूटरी ऑडिट, और इन केस ऑफ इंटरिम ऑडिट मैनेजमेंट विल डिफाइन द कवरेज पीरियड। रिपोर्टिंग सर, कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सबमिट की जाती है सर, बट इंटरिम ऑडिट के केस में सर मैनेजमेंट को दी जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ही आपको हायर किया है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेकआउट करने के लिए सर। अगेन सर, ऑडिट नोटबुक क्या होती है सर? एविडेंस की बात आएगी सर। जब बात आएगी एविडेंस की, तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एविडेंस नहीं है सर। वो एविडेंस है किसके लिए सर? वो एविडेंस है बिजनेस के लिए। ऑडिटर के पास भी तो एविडेंस होना चाहिए ना सर, आपने जो वर्क किया है उस वर्क का कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। इन फर्दर अगर कोई जो है आप पे केस करता है, सुई करता है आपको, या कोई भी इरेगुलरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम करता है, क्लेम करता है, तो उस केस में जो है ऑडिटर के पास ये एविडेंसेस होते हैं, जो एविडेंसेस के बिहाफ पे वो अपना फेवर ले सकता है सर कोर्ट के केसेस में। ओके, so an audit notebook is usually a bound book in which observation during the course of audit are recorded. बेसिकली सर ये क्या होता है, जो भी एक्सप्लेनेशंस, जो भी कंसर्न असिस्टेंट से मिली है सर, उन सब से जो एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेशंस, एग्जामिनेशंस, ये सब जो भी आपने किया है सर अपने ऑडिट से, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होगा आपके ऑडिट नोटबुक में सर। इसके 2 पार्ट होते हैं सर। फर्स्ट होता है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। द सेकंड होता है डिफरेंट ईयर्स के ऑडिटेड रिपोर्ट्स में से एक नोट आउट पॉइंट, जो नोट आउट पॉइंट होगा उस पॉइंट्स को निकाल के नोट करना एक पर्टिकुलरली एक अलग सेक्शन में। जो सेकंड है, स्पेशल पॉइंट्स को नोट करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए सर। ओके, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं सर? फर्स्ट होता है क्लाइंट का नाम, पीरियड, डेट ऑन विच वर्क हैज अंडरटेकन एंड कंप्लीटेड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनट्स बुक, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, द पार्टनरशिप डीड्स, इनके एक्सट्रैक्ट्स का कॉपी होता है सर। correspondence with various government agencies के extracts, detail of work done, a list of incomplete and missing vouchers, invoices, notes regarding items requiring classification, explanations,
classification explanation given there too. A copy of audit program can matter for future reference. 11, any irregularity observed during the audit. Okay, so these contents are given in the audit notebook. Next, audit working paper. So this again sir, this is also evidence. ये भी एक evidence है sir. The audit working paper constitute the link between the auditor's report and the client's record. ये एक लिंक प्रोवाइड करता है सर ऑडिटर्स के रिपोर्ट का और क्लाइंट के रिपोर्ट का. स्टैंडर्ड ऑडिट 230 डिफाइन करती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रेफर टू वर्किंग papers prepared or obtained by the auditor and retained by him in connection with the performance of audit. Working papers किससे related होती है सर? और working जल्दी से वर्किंग पेपर से रिलेटेड होती है ऑडिटर से. ऑडिटर मेंटेन करता है सर. उसमें क्या क्या मेंटेन होता है सर? एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट दे परफॉर्म, दे कंडक्टेड. उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है सर. और ये पेपर्स किसके बाद होते हैं सर? ये पेपर भी ऑडिटर के पास ही रहते हैं ऑडिट के ख़त्म होने के बाद भी सर, क्योंकि ऑडिट ख़त्म हो गया, पेमेंट हो गई है सर ऑडिटर को. क्या देन ऑल्सो इट विल बी लाइड विद ऑडिटर. यस सर, ये वर्किंग पेपर बिजनेस का है ही नहीं सर, ये ऑडिटर का एविडेंस है, ये उसके लिए है, ये उसके पेपर्स है सर, पर्सनल डॉक्यूमेंट है ये उसका. The nature and timing extent of audit procedure performed and conclusion drawn by evidence obtained. Meaning of first, meaning of control, current audit work, conclusions और procedures जो भी अब तक हुई है उसे conclusions दी जाती है. क्या सर? फर्स्ट, meaning of controlling current audit work. जो भी आपने currently audit work किया है उसका क्या meaning है, क्या means है उसका. सेकंड, supervision and review. ऑडिट वर्क का सुपरविजन और रिव्यू शो करता है सर. थर्ड, एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क. जो भी आपने ऑडिट वर्क किया है सर उसका ये एक एविडेंस है. इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं आपकी, सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, सारे फिगर्स हैं. वर्किंग पेपर विल आल्सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ वर्क परफॉर्म इन केस ऑफ चार्ज ऑफ नेगलेंस बॉट अगेंस्ट द ऑडिटर. कोई भी नेगलेंस या कोई भी डिफॉल्ट या फॉल्ट बताया जाता है या कोई भी केस ऑडिटर पे उसकी नेगलेंस के लिए किया जाता है सर, तो दिस केस इज एन ऑडिट वर्किंग पेपर एज वर्क एज एविडेंस ऑफ हिज ऑडिट वर्क. उसके ऑडिट वर्क का एक एविडेंस होता है सर जो कि प्रेजेंट किया जाता है दिस केसेस में. अगेन सर इंपॉर्टेंस क्या होती है सर? बहुत ही विटल इंपॉर्टेंस है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा. फर्स्ट, द ऑडिटर कैन फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच हिज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन फॉलोड. उसके असिस्टेंट ने कहाँ तक उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है ये वो देख सकता है. सेकंड, इट हेल्प्स टू फाइनलाइज द रिपोर्ट्स को फाइनलाइज करने में हेल्प करता है. आपके पास एक फाइनल फिगर्स हैं जो आपने अपने एग्जामिनेशन से राइट डाउन कर रखा है. बस आपको बस उस फिगर्स को टेक आउट एनालाइज करके अब अपनी फाइनल रिपोर्ट बनानी है सर. थर्ड, दे कैन बी यूजफुल इन केस ऑफ चेंज ऑफ स्टाफ. कोई भी स्टाफ के चेंज होने पे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा सर. तो चेंज होने से भी इतना मटेरियल नहीं है सर, चेंज होना मैटर नहीं करता. आपके पास प्रीवियसली जो भी प्रीवियस स्टाफ का जो भी इमिडिएटली प्रीसीडिंग स्टाफ का जो भी वर्क था वो आपके पास रिकॉर्डेड है. सो आप उसी वर्क को रिज्यूम कर सकते हो आपके न्यू और नेक्स्ट स्टाफ से. फोर्थ, इट रिवील हाउ द वर्क ऑफ कैरिड आउट बाय ऑडिट स्टाफ ने कैसा काम किया है ये रिवील करेगा सर. दे हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द क्लाइंट. ये आपके क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करेगा सर, बताएगा. दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट ईयर ऑडिट प्लान. Working papers are also helpful in preparation of next year audit plan. Queries in respect of earlier year can be given proper attention in future. 8th, they act as evidence in court of law when the charge of negligence is brought against the auditor. Any negligence, any charge is brought down by the client against the auditor. Working papers are very useful, very important. ऑनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर सर. ऑनरशिप क्या होती है सर? मैंने आपको यही बताया
बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होती हैं। किससे रिलेटेड पेपर्स होती हैं सर? जो भी वर्क डन, ऑडिट डन किया गया है ऑडिटर के थ्रू, उस सब का वर्किंग होता है सर, वर्किंग होता है इस पेपर्स में। Actually, these papers come to rescue of the auditor at the time when a suit has been filed. कोई भी सूट फाइल की गई हो, जब नेगलेंस और चार्ज कोई भी ऑडिटर के अगेंस्ट, तो उस केस में ये पेपर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर के ड्यूटीज एंड जो भी वर्क उसने परफॉर्म किया है उसको ये एविडेंस शो प्रोवाइड करता है सर। एक केस गिवन है यहाँ पे सर। इस केस में क्या बता रखा है बेसिकली, एक क्वेश्चन राइज हुआ था इन टू केसेस में, प्लांटिफ और डिफेंडर के इन टू केसेस में, जहां पे ये केसेस था कि जो भी प्लांटिफ था वो कह रहा था whether the auditor had a right to retain the working papers as it were their own property even after the payment of the audit fees। क्या ये ऑडिटर के पेपर्स जो हैं, क्या ये उसके हक में जब तक रहेंगे जब मैंने उसका पेमेंट, जो ऑडिट फी है वो पे कर दिया है, उसके बाद भी क्या ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में रिटेन करेंगे सर? So it was held that the working papers belong to the auditor and not the client। ये papers client से belong नहीं करते सर, auditor से belong करते हैं। So types of audit reports होती हैं सर, वेरियस रिपोर्ट्स होती हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। टाइप्स ऑफ ऑडिट होती है, उसकी वेरियस रिपोर्ट्स होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। क्लीन और क्वालिफाइड रिपोर्ट, जिस केसेस में कोई भी क्वालिफिकेशन, एक्सेप्शन, रिजर्वेशन मेंशन नहीं होती, उस केसेस में क्लीन रिपोर्ट समझा जाता है सर कि क्लीन रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। ओके, फाइनेंशियली पोजीशन को शो करने के लिए, बस सिर्फ ये विड्रॉ करने के लिए दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट इज ट्रू एंड फेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फ्यूचर। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर शो कर रही है सर। सेकंड केस क्वालिफाइड रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में सर क्लीन नहीं होगा, एग्जाम्पशन, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशंस प्रोवाइडेड होगी, ओवरऑल एक व्यू होता है सर, नो सिग्निफिकेंट और विटल दैट ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। एट द सेम टाइम द पॉइंट शुड बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर। The auditor should use the word subject to। The auditor should give reason and impact of qualification on the financial। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट सर जो कि ऑडिट नहीं की जा सकी, वो रीजन मेंशन की जाती है ऑडिटर के थ्रू वो क्वालिफाइड रिपोर्ट में। ओके, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मीन्स होता है आपके पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड का स्टेटमेंट नहीं है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्लड और नेचुरल क्लैमिटीज। इन केसेस में आपके फ्लड, थ्रेट ऑफ फायर, इन केसेस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास, मैनेजमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। उस केसेस में ऑडिटर एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें वो बताएगा रीजन उसके ना प्रेजेंट करने का सर। इन दिस केस द ऑडिटर कैन नॉट एग्जामाइन द बुक्स अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स। The auditor must have given reason for not giving his opinion. Such a report is called disclaimer of opinion report. When the auditor is not, and when an auditor is not capable to audit the reports which are not generally available to the management, so he have to give reason in the disclaimer of opinion report. Okay, the last one, adverse or negative report. The auditor will have adverse or negative report where there is sufficient basis for auditor to perform an opinion that the account and statement do not reflect the true, and in such cases when the audit examination reveals that the financial statements are not reflect a true and fair view of the financial condition, इस केसेस में एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो बताती है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर बिजनेस की, मैनेजमेंट की प्रिपेयर्ड, वो एक ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं प्रेजेंट कर रही सर। Whether reservation or qualification is so material, the auditor cannot issue a qualified report. He will issue the an adverse। जिस
केस में रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मटेरियल होती है। उस केस में ऑडिटर जो है सर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू नहीं करता, वो एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट इशू करता है। तो सर आज हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट का जो डे 1 डे 2 था वो कंप्लीट हुआ। इसको रिपीट एंड वॉच करके बार बार देखें, समझें। इसके बाद जो हमारा डे 3 वीडियो आएगा वो आएगा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के ऊपर। तो सर उससे पहले पढ़ने से पहले आप ये डे 1 और डे 2 की वीडियो, डे 1 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन दोनों को देखें और इन दोनों को देख के अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करें। और फर्दर थोड़ा डिले हो रहा है सर वीडियोस अपलोड करने में, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हैं कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अभी जो है टेक्निकल सपोर्ट अभी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम ट्राइंग टू अपलोड वीडियोस एज मच एज पॉसिबल, जहाँ भी हूँ जहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ सर। सो पढ़ो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अपने डाउट्स, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।